ये सदस्य श्री चंद्रशेखर जी। धन्यवाद सभापति जी। आज 2 अप्रैल है और 2 अप्रैल 2018 में सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ था और उसमें 13 से 14 कमजोर वर्गों के जवानों ने शहादत दी थी। मैं उनकी शहादत को आज नमन करता। सभापति जी, 2021 से 2025 तक 749 सीएपीएफ के जवानों ने आत्महत्या की। सरकार बताए जवान दुश्मन से ज्यादा अपने सिस्टम से क्यों हार रहा है। और पिछले कुछ वर्षों में 46,000 से अधिक सीएपीएफ के जवानों ने और अधिकारियों ने वीआरएस ले लिया। आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां हैं कि देश की सुरक्षा में लगे जवान खुद इस सेवा को छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। सभापति जी, 2023 का इलेक्शन हुआ, भारतीय जनता पार्टी 3 स्टेट जीती और उन्होंने पुराने नेताओं को उठा के नए लोगों को मुख्यमंत्री बनाया। ये पुराने नेताओं को अच्छा नहीं लगा होगा कुछ लोगों को, लेकिन ये सच है कि जो नीचे का कार्यकर्ता उसके मन में ये बात पैदा हुई कि हमारा भी अवसर आ सकता है अगर हम ईमानदार से काम करेंगे, जज्बे से काम करेंगे। वही पार्टी, वही सरकार जो नए अवसर की बात करती है, नए लोगों को कि भाई हमारी पार्टी में कोई नीचे का आदमी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, वही पार्टी ऐसा बिल लाई है जिसको लेके हमारे सीएपीएफ के जवानों में और अधिकारियों में चिंता है। सभापति जी, मैं इस विधेयक का नाम सीएपीएफ सामान्य प्रशासन रखा गया, लेकिन इसके प्रावधानों को देखने के पर ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें सीएपीएफ के हजारों अधिकारियों जवानों की बजाय बहुत सीमित संख्या में आईपीएस अधिकारियों के हितों को प्राथमिकता दी गई। यह प्रश्न स्वाभाविक है कि जब सीएपीएफ के अपने अधिकारी मौजूद हैं तो उच्च पदों पर उनके अवसरों को सीमित करने की दिशा में यह प्रयास क्यों किया जा रहा है। महोदय, इस विधेयक को भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संघ सूची के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया। साथ ही अनुच्छेद 312 का उल्लेख किया गया है जो अखिल भारतीय सेवाओं संबंधित है। ऐसे में यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि जब आईपीएस अधिकारी सीधे तौर पर सीएपीएफ बलों का हिस्सा नहीं है तो उनके संदर्भ में इस प्रकार का प्रावधान क्यों जोड़े जा रहे हैं। महोदय, विधेयक में यह भी दिखा गया है कि कुछ प्रावधानों के माध्यम से नियम बनाने का अधिकार एक सीमित दायरे में केंद्रित किया जा रहा है। इससे यह आशंका उत्पन्न होती है कि सीएपीएफ के अधिकारियों के हितों की सुरक्षा और पारदर्शिता और संतुलन प्रभावित हो सकता है। विशेष रूप से पूर्व में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों के संदर्भ में यह स्पष्टता अपेक्षित है कि उन्हें किस प्रकार लागू किया जाएगा। महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री से जानना चाहता हूं कि इस विधेयक को लागू होने के बाद सीएपीएफ अधिकारियों कैरियर विकास, पदोन्नति, वित्तीय लाभों और कैडर रिव्यू की स्थिति क्या होगी। वर्तमान में विभिन्न बलों में एक ही स्तर के अलग अलग पदों पे अधिकारी अलग अलग पदों पे कार्य कर रहे हैं, जिनमें ना तो पद समानता और ना ही वेतन समानता। यह स्थिति लंबे समय से चिंता का विषय रही है। महोदय, सरकार द्वारा इस विधेयक को एक व्यापक कानून बताते हुए अनावश्यक मुकदमों को समाप्त करने का तर्क दिया गया है, लेकिन यह भी एक तथ्य है कि पिछले वर्षों में कई मुद्दे न्यायालय तक गए और न्यायालय के निर्णयों के बाद भी उन्हें पूर्ण क्रियान्वयन को लेकर प्रश्न बने हुए हैं। पिछले 12 वर्षों में आपकी सरकार है, ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी थी कि सरकार स्पष्ट करे कि नया विधेयक इन समस्याओं का समाधान किस प्रकार करेगा। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सीएपीएफ के जवान, हमारे जवान और अधिकारी देश की आंतरिक सुरक्षा की लीडर और सीमाओं की सुरक्षा लेकर महत्वपूर्ण संस्थानों, यहां तक कि इस लोकतंत्र के मंदिर संसद की रक्षा और शहादत भी दी है सभापति जी, तक अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। ऐसे में उनके अधिकारों, सम्मान, कैरियर सुरक्षा को सुनिश्चित करना केवल प्रशासनिक विषय बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का भी प्रश्न है। तो मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि वे सदन और देश के सामने स्पष्ट करें, यह विधेयक वास्तव में सीएपीएफ अधिकारियों और जवानों के हितों की रक्षा कैसे करेगा। कैसे उनके पदोन्नति, कैरियर विकास, न्यायालय द्वारा निर्धारित लाभों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। सभापति जी, सीएपीएफ जो सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ मिलकर 10 लाख का सुरक्षा बल है। जब उग्रवाद, आतंकवाद और नक्सलवाद के दंश में देश का 1/3 इलाका और जनमानस जल रहा होता है, तब सबसे पहले केंद्रीय बल तैनात किए जाते हैं। सीआरपीएफ के जाबाजों ने देश की सुरक्षा में कठिन क्षेत्रों में विपरीत परिस्थितियों के बावजूद दुश्मनों का डटकर मुकाबला करते हुए दुश्मनों से लोहा लिया है। बलों के अधिकारियों, कर्मियों की जान की परवाह नहीं है और शहादत गले लगा, चाहे पुलवामा हो, छत्तीसगढ़ हो या असम या मणिपुर। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर अर्धसैनिक बलों से चीन और पाकिस्तान के साथ लड़ाइयों में शहादत दी है। ऑपरेशन सिंदूर में पहली शहादत बीएसएफ के जवान एसआई मोहम्मद इम्तियाज ने दी थी और समय समय पर बीएसएफ और आईटीबीपी ने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया। सभापति जी, खत्म करूंगा, अब 4.5 मिनट हुई। आज भी देश की रक्षा की पहली सुरक्षा लाइन 1962 में, हॉट स्प्रिंग 1965 में कच्छ का रण और देश की सीमाओं की रक्षा बड़ी शहादतें इतिहास में दर्ज है। आपको तो इतिहास से गहरा लगा, कुछ पन्ने पलटने चाहिए। सभापति जी, यहां से वहां तक
ये सीएपीएफ के जवान इस पार्लियामेंट की तरफ आज देख रहे हैं कि पार्लियामेंट हमारे हितों की कैसे रक्षा करेगी। ये अलग बात है, सरकार बिल लाई है, सरकार के पास शक्ति है, उसको पास भी करा देगी। हम लोग तो विरोध दर्ज करा सकते हैं, लेकिन ये भी एक कड़वी सच्चाई है कि अगर हम कोई बिल ला भी रहे हैं, हम किसानों के खिलाफ, किसानों के लिए बिल लाए, वापस लेना पड़ा, और भी हम बहुत सारे बिल लाए जिन पे आपत्ति हुई। सभापति जी 10 सेकंड में खत्म करूंगा। क्यों नहीं हम अधिकारियों से बैठ के बात करते हैं कि बीच का रास्ता निकल जाए? हम अपनी सेना का मनोबल, अपने आर्म फोर्स का मनोबल क्यों गिराएं? वो भी तो हमारे लिए खड़े हैं ना। हम उनको, उनकी शहादत को भी सलाम करते हैं, अपने एक एक सीएपीएफ के जवान को सलाम करते हैं। हमारी जान है, वो हमारा गौरव, हमारा सम्मान है। हम उनके लिए यहाँ इसलिए अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं क्योंकि वो असहमत है। सभापति जी हमारी नहीं है, ये उनकी पीड़ा, उनके बच्चों की, उनके परिवार की पीड़ा, इसलिए हम लोग यहाँ विरोध दर्ज करा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय हिंद, जय भारत।